नमस्कार दोस्तों। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, बीजेपी के नेताओं का दशकों पुराना नारा है, अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा अब बाकी है। लेकिन इस नारे के बरक्स एक नया नारा गढ़ा गया और वो नारा लगा राम की नगरी अयोध्या में, उसी अयोध्या में जहां 4-5 महीने पहले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। नारा क्या था? न मथुरा न काशी, न मथुरा न काशी, अब की बार अयोध्या में अवधेश पासी। क्या नारा है? और इस नारे में किरदार का जिक्र है। वो किरदार है अवधेश पासी। हमारे साथ बैठे हैं और अवधेश पासी उसी अयोध्या से, फैजाबाद अयोध्या लोकसभा सीट से जीतकर इस बार आए हैं, जो राम की नगरी भी है और जिस पर लगातार 2 बार बीजेपी का कब्जा भी था। उसी अयोध्या से, जिस अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को प्रधानमंत्री मोदी, उनकी पूरी पार्टी सबसे बड़ा नैरेटिव की तरह देश में गढ़ने की कोशिश करती रही। लेकिन अवधेश पासी ने सारे नैरेटिव को तोड़ा और समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीतकर दिल्ली पहुंचे। ट्रैक रिकॉर्ड अतीत ये है कि करीब करीब 9 बार, सही बोल रहा हूं, 9 बार विधायक रहे मिल्कीपुर से, 6 बार मंत्री, 6 बार मंत्री रहे। हाँ, वो अभी आगे बोलता ही मैं अभी। 6 बार मंत्री रहे, 9 बार विधायक रहे, एक बार 2017 में हारे, 2022 में फिर जीते। और जब इन्हें टिकट दिया गया, बहुत सारे लोगों को लगा कि लल्लू सिंह जो वहाँ के सांसद हैं, सिटिंग सांसद हैं, जिन्हें जिताने के लिए योगी मोदी पूरी ताकत लगी है, राम मंदिर का इतना नाम है, वहाँ अवधेश पासी एक विधायक कैसे लड़ पाएंगे। लेकिन न सिर्फ लड़े बल्कि जीते। और दिलचस्प बात ये भी हुआ कि जब आप जीत कर आए हैं तो पूरे देश में 542 सीटों पर जो चुनाव हुआ, एक तो सूरत में ऐसे ही हो गया, सबकी नज़र अयोध्या के नतीजे पर थी कि आखिर अवधेश पासी अयोध्या को फतह कैसे कर लिया, जीत कैसे लिया। तो ये सवाल पहला तो आपसे यही है मेरा। अजीत अंजुम जी, मैं आपके प्रति बहुत ही ग्रेटफुल हूँ, आभारी हूँ कि आपने अयोध्या स्थित, जनपद स्थित ये महत्वपूर्ण सीट, जिसकी तरफ देश और दुनिया की निगाहें लगी थी, वो सीट है 54 फैजाबाद, सामान्य सीट है। इस सीट पर हमारे नेता और देश की उम्मीद आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मुझे इस सामान्य सीट पर, ये सामान्य सीट है, एंड आई बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट एंड माई सब कास्ट इज पासी, तो सामान्य सीट पर एक आरक्षित उम्मीदवार को चयन करके उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ टिकट दिया और ये कहा कि इस सीट पर आप ही जीत सकते हो। हमने गणित भाग सब लगा लिया है, जातीय समीकरण बैठा लिया है, भाजपा का कोई भी उम्मीदवार लड़ेगा आपके मुकाबले तो आप ही की जीत होगी, भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं होगी। मैं बहुत ही आभारी हूँ और मैं लोकसभा 54 फैजाबाद अयोध्या के सम्मानित मतदाताओं को, देवतुल्य जनता के प्रति आभार करता हूँ और इस जीत में उनका श्रेय मानता हूँ। इस जीत में प्रभु श्री रामचंद्र, हनुमान जी और माँ सरयू जी और तमाम देवी देवताओं की कृपा के साथ साथ देवतुल्य जनता की कृपा है, जिसने मुझे इतनी बड़ी जीत की और हमारे नेता अखिलेश यादव के फैसले की जीत है, जिसकी तारीफ केवल लोकसभा क्षेत्र में ही नहीं बल्कि सभी लोगों ने सराहा है कि इस बार अखिलेश जी ने जो टिकट दिए हैं, बहुत अच्छे टिकट दिए हैं और उसका नतीजा भी अच्छा आया है। सही बात है। लोकसभा में 37 सीट सपा की, लोकसभा में आज हमारी तीसरी ताकत है। बिल्कुल। और हमारे उम्मीदवारों के वोट में छेड़छाड़ी न हुई होती, गणना में ठीक ठिकाना हुआ होता तो आज हमारी 50 सीटें होती और निश्चित तौर से माननीय अखिलेश जी की नीति
कार्यक्रम और उन पर इस प्रदेश और देश की जनता ने यकीन किया। सही कहा आपने। और ये भी है कि फैज़ाबाद लोकसभा सीट पर 1957 के बाद से पहली बार कोई एससी समाज का उम्मीदवार जीता है, चूँकि जनरल सीट है, सही कह रहा हूँ। और उसके बाद जहाँ ये नारे लग रहे थे, जो राम को लेकर आए हैं हम उनको लेकर आएंगे, और उसके बाद राम के नाम पर जो राजनीति हो रही थी, जिस राजनीति की जद में विपक्ष के नेताओं को फंसाने की कोशिश होती रही, जिस राजनीति के जद में बीजेपी की पूरी मशीनरी विपक्ष के नेताओं के खिलाफ मुहिम चलाती रही, वहां से जीते अवधेश पासी जी, अवधेश प्रसाद जी। एक तो ठीक है, सियासत में आपका लंबा करियर है, मुलायम सिंह यादव के शिष्य आप खुद को कहते हैं, जनता पार्टी के समय जेल में भी रहे शायद इमरजेंसी के समय, और एक आपका लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन इस बार जब आप चुनाव मैदान में प्राण प्रतिष्ठा के 4 ही महीने बाद, तो कुछ तो लग रहा होगा कि इस बार थोड़ी मुसीबत है, या आपको लगता था कि जीत जाएंगे? से 54,000 का मार्जिन भी कम नहीं होता है, वो भी उस लल्लू सिंह से जीते जो लल्लू सिंह कहते थे, जो वहां के सिटिंग सांसद 2 बार के, कि 400 पार करा दो हम संविधान बदल देंगे। लेकिन आपने तो विधान बदल दिया अयोध्या का। देखिए, ऐसा है, जहाँ तक जीत के बारे में, तो हम तो और हमारे नेता अखिलेश जी 100%, और 100% भी कोई अगर परसेंट होता हो तो उसको लगा लीजिए, ये श्योर था कि हम निश्चित तौर से यहाँ की महान जनता जो बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है, निश्चित तौर से हमें जिताएगी। और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी लड़ेगा हमारे मुकाबले तो वो हारेगा। और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई, माननीय प्रधानमंत्री जी गए और 3 बार 2 बार रोड शो किया, और ऐसा तो लग रहा था, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कह रहे थे कि मोदी जी लड़ेंगे, खुश थे। हम उनसे ज़्यादा खुश थे कि जब आदरणीय मोदी जी लड़ेंगे हमारे खिलाफ तो जनता तो उनको हराएगी और मेरा और बड़ा नाम होगा। तो खैर उनको सूचना, मतलब आप तैयार थे कि मोदी जी लड़ेंगे तो भी हम उनके 100% ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस जो एराइज हुआ है जनता की, देवपुर जनता की भावनाओं के आधार पर, हमारी अपनी गणित भाग नहीं था, गणित भाग था कि वहाँ के देवतुल जनता, मतदाता चेंज चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, निश्चित करेंगे। एक चीज़ बताइए, जब हम लोग यहाँ से सुन रहे थे ये नारा जो वहाँ लग रहा था, न मथुरा न काशी, अब की बार अयोध्या से अवधेश पासी, तो ये नारा कैसे गढ़ा गया? ऐसा है, इस नारे की तो जानकारी हमको स्वयं को नहीं है, और जहाँ तक हमारी विचारधाराओं का सवाल है, हम तो सभी धर्मों के प्रति आस्थावान हैं। हम सभी धर्मस्थली, चाहे मथुरा हो, चाहे काशी हो, या देश दुनिया के जितने धर्मस्थली हैं, सबके प्रति मैं नतमस्तक हूँ। आप देखो, ये काशी का प्रसाद है, ये हनुमानगढ़ी का प्रसाद है। तो मैं तो सारे धर्मस्थलों को, और जितने भी धर्मस्थल, चाहे जिस धर्म के हों, चाहे वो जिस धर्म के हों, हम सभी धर्मों का आदर करते हैं, और सभी मंदिरों का, सभी मस्जिदों का, सब गिरजाघरों का सब हम आदर करते हैं। तो जहाँ तक ये नारे की बात आपने उद्धृत किया है कि, तो उस नारे के बारे में मेरी जानकारी, लेकिन आपको पता चल रहा होगा, बहुत वायरल हो रहा था ये। ना तो जानकारी थी, ना पहले से कोई इस तरह से मुझसे किसी ने कंसल्ट किया, ना मुझे कोई सूचित किया इस तरह से नारा लगाया। समर्थकों ने, किसी ने, चाहने वालों ने बना दिया, चाहने वालों ने बना दिया। ये तो तमाम तरह के विचारधारा, सोशल मीडिया पर लोग होते हैं, तो तरह के होते हैं, वो उन तक पहुंच आपकी हो सकती है, लेकिन ऐसे नारों को हम न कोई बढ़ावा दे सकते हैं, ना ऐसे नारों की मेरी जानकारी है। हाँ, मेरे समर्थकों ने, जो चाहने वाले ज़्यादा हैं, उन्होंने बढ़ चढ़ के दिया होगा। इस नारे को हम कभी कतई बढ़ावा नहीं दे सकते। चलिए, अब बात अवधेश जी ये है कि लंबा आपका ट्रैक रिकॉर्ड है, लगभग 50 साल का राजनीति में। उम्र आपकी 80 से एक कम है, अगर सही बोल रहा हूँ? जहाँ तक उम्र का सवाल है,
मेरी उम्र तो 45 साल की है। हा, क्या बात है, क्या बात है। 45 साल की है। हाँ, कहते ने एज इज जस्ट ए नंबर, उम्र सिर्फ एक आंकड़ा है, एक नंबर है। देखिए 45 साल तो मुझसे भी आप छोटे हो गए फिर तो, 14 साल, देखिए जन्मतिथि यूँ है 13 साल। 31 जुलाई सन 45, लेकिन मैं मानता हूँ 45। बहुत अच्छी बात है, यही तो हौसला और जज्बा होना यही चाहिए। है फीलिंग्स, और इसी आधार पर मैं काम करता हूँ। 24 घंटा हमें चला दीजिए, हमें पैदल चला दीजिए, हमें 10-12 घंटा पढ़ने कह दीजिए, कोई चश्मा नहीं लगेगा। हाँ ये बात है, मैंने चश्मा लगा रखा है, आप बिना चश्मा के हैं। मैं ज़मीन पर सो सकता हूँ, मैं किसी कार्यकर्ता की झोपड़ी में सो सकता हूँ, मैं जंगल में लेट सकता हूँ, मैं भूजा खाकर रात बिता सकता हूँ। तो मेरे ऊपर कभी इस तरह का वो नहीं है कि उम्र का कोई असर या उम्र का कोई इफेक्ट। मैं पूरी तरह से अपने को 45 साल से अब ये बताइए, कम तो नहीं ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब ये बताइए कि जैसे राम की नगरी में आपने खुद कहा मोदी का रोड शो हुआ, पूरा मीडिया एकदम प्राण प्रतिष्ठा के समय 10-15 दिन वहाँ कैंप करके मुहिम चला रहा था, बड़ा आयोजन था, योगी जी बार बार जा रहे हैं अयोध्या में। दिवाली के मौके पर, हर मौके पर अयोध्या को एकदम धार्मिक नगरी के तौर पर बीजेपी इस तरह से कर रही थी कि बीजेपी अजेय है। और न सिर्फ अयोध्या, बल्कि वो इस तरह से नैरेटिव गढ़ रहे थे कि अयोध्या के नाम पर यूपी में 25-50 सीट पर असर होगा। लेकिन उस अयोध्या को, इसलिए मैंने पहला सवाल पूछा, आपका क्या करिश्मा था या उनकी क्या कमजोरी थी कि जनता ने लल्लू सिंह देखिए, बीजेपी की ऐसा वजह है आपको चुना? कि प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होती है। आदरणीय मोदी जी उसके नायक कह लीजिए, या उन्होंने उद्घाटन किया है मंदिर का। हालांकि मंदिर तो अभी अधूरा है, अभी मंदिर पूरा नहीं बना है। और फ्रॉम द डेट 22 जनवरी से लगातार पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के जितने चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनकी कैबिनेट है, और देश के उनके राज्यों के जितने गवर्नर साहिबान हैं, और यहाँ तक कि महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी गई। आदरणीय हम सम्मान करते हैं, तो उनको सही समय जाने का उस समय था जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा थी। तो उस समय हम नहीं जान सकते क्यों नहीं ले जाई गई या क्यों नहीं गई, लेकिन उस समय जा रही हैं जब चुनाव चल रहा है। हम उन पर कोई आक्षेप नहीं कर रहे हैं, न करेंगे, हम सम्मान कर रहे हैं। लेकिन जिस समय प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, आदरणीय मोदी साहब जा रहे हैं, तो उस समय तो गई नहीं। और चुनाव चल रहा है, पीक टाइम पे चुनाव है, उस समय देश के राष्ट्रपति का जाना, ये मैं इसका जवाब हम नहीं देश पर छोड़ता हूँ, समाज पर छोड़ता हूँ, हम कोई टीका टिप्पणी नहीं। उसके बाद इस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति जी गए, और रामनाथ कोविंद साहब, हाँ वो भी गए, और लगातार इस देश के करोड़पति उद्योगपति लगातार जाते रहे, लगातार जाते रहे, लगातार जाते रहे। पूरी बस में मुख्यमंत्री कैबिनेट और लेकर जा यहाँ रहे। तक कि सरकारी पैसे से हवाई जहाज अयोध्या में उतरती थी, सरकारी पैसे से ट्रेनें, सरकारी पैसे से बसें, अरबों खरबों रुपए जो है पूरी तरह से अयोध्या में बाकायदे चुनाव तक ये केवल टारगेट बनाया जा रहा था कि अयोध्या की सीट जो है, ये 54 फैजाबाद को किस तरह से जीता जाए, हथियाया जाए। क्योंकि खुफिया विभाग और तमाम सोर्सेज से जानकारियां मिल रही होंगी कि जो विपक्ष का उम्मीदवार अवधेश प्रसाद है, बड़ा लोकप्रिय है, बेदाग चेहरा है, 45-50 साल के राजनीति में कोई पार्टी नहीं बदला, एक झंडा, एक नेता, एक पार्टी, और सभी जातियों का उसको आशीर्वाद और समर्थन है, उसकी लोकप्रियता है। और उसकी लोकप्रियता के सामने इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू विन दिस सीट। तो इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ तक कि पर्चा दाखिला में उत्तराखंड के एक मुख्यमंत्री जी गए थे, हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा है पर्चा दाखिला करने का। अरे हमने कहा भाई क्यों डरते हो, ये अपने विधानसभा तो जीत के आए नहीं हैं,
यहाँ लोग सभा जीता के आएंगे। पुष्कर तो सिंह ये धामी का जिक्र कर रहे हैं, हैं, पुष्कर सिंह धामी। हाँ जो भी हैं। और उसके बाद ये आदरणीय मोदी जी ने जो ये कहा कि राम को हम लाए हैं, या भारतीय जनता पार्टी, राम को लाने वाले लोग नहीं हैं। राम तो अनाद काल से आए हैं। राम किसी व्यक्ति, किसी पार्टी के नहीं हैं। राम तो सबके हैं, और राम तो हमारे रोम रोम में है। आई एम वेरी लकी कि मेरा जन्म अयोध्या में हुआ है। मेरे ग्रैंडफादर जो सैकड़ों साल पहले मरे हैं, उनका नाम था राम नेवल। बोलते रहे। मेरे पिताजी का नाम था दुखी राम। मेरे भाई का नाम था राम अवध। मेरे मामा का नाम था परशुराम। गजब। मेरे ससुर का नाम था राम सेवक। तो राम तो हमारे रोम रोम में, रोम रोम में है, नाम नाम में है। तो सही माने में असली राम भक्त हम हैं। ये भारतीय जनता पार्टी तो नाहक में राम को अपना मानते हैं। हाँ, राम के नाम पर उन्होंने राजनीति किया है, राम के नाम पर व्यापार किया है, और राम को ठगने का काम किया है। असली राम भक्त हम हैं। हमारे नेता अखिलेश यादव जी हैं, हमारे दिवंगत नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव हैं। आप चले जाओ इटावा में, हनुमान जी की मूर्ति इतनी बड़ी आदमकद मूर्ति है, शायद हिंदुस्तान तो पूरा भी नहीं देखा, आप देखेंगे, बड़ी है। तो असली राम भक्त, असली हनुमान भक्त हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं। हमारे नेता अखिलेश यादव हैं, हमारे सिद्धे नेता मुलायम सिंह यादव हम लोग हैं। ये तो राम के नाम पर भाई व्यापार करने वाले लोग हैं। लेकिन आप लोगों को तो रामद्रोही, राम के दुश्मन, राम भक्तों पर गोली चलाने वाला, यहाँ तक कहने लगे मोदी कि अगर इनकी सरकार आ जाएगी तो ये राम मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे, बाबरी ताला लगवा देंगे। तो ये सब भी इस नैरेटिव से कभी लगता था? ऐसा है, इनके सारे मुद्दे राख हो गए। ये सारे मुद्दे जो आप कह रहे हो, ये राख हो गए। आज ये मुद्दा नहीं है। आज देश के सामने, राष्ट्र के सामने, हम लोगों के सामने आज मुद्दा है इस देश की महंगाई। इस देश का मुद्दा है करोड़ों करोड़ों हमारे नौजवान पढ़े लिखे तैयार हैं, ओवर एज हो गए हैं, उनको नौकरी नहीं मिली। आज मुद्दा है संविधान बचाने का, आज मुद्दा है लोकतंत्र बचाने का, आज मुद्दा है हमारी सेना जिस पर हमें नाज है, गर्व है, और दुनिया की तमाम देश हमारी सेना से लोहा मानते हैं। उनके सामने उनको अपमानित किया गया। 4 साल की नौकरी, अग्निवीर, क्या मतलब है? तो ये सारे मुद्दे हैं। संविधान बचाने का मुद्दा है, देश को बचाने का मुद्दा है, और देश के नौजवानों को रोजगार देने का, नौकरी देने का, ये तमाम मुद्दे हैं। और जो इनके मुद्दे थे, ये मुद्दे राख हो गए हैं। उन मुद्दे में कोई बल नहीं है, जिसका नतीजा हुआ केवल अयोध्या फैजाबाद से ही हम नहीं जीते, बल्कि फैजाबाद मंडल की, अयोध्या मंडल की जितनी सीटें, आसपास की सीटें भी जीती। आसपास की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई, और यहाँ तक चित्रकूट की भी हार गई। आपको सीटें हम गिना दें, चित्रकूट, सीतापुर, बहुत सारी ऐसी सीटें नहीं, जहां नहीं, राम का रिश्ता, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, सुल्तानपुर, अमेठी, और वैसे जाएंगे तो फिर तो ऐसा बाराबंकी, बिल्कुल, ये सारी सीटें जो हार गई। और समाजवादी पार्टी का विश्वास, इस प्रदेश और देश की जनता का विश्वास अगर बढ़ा है, तो समाजवादी पार्टी, उसके नेता अखिलेश यादव बढ़ा है। विद द रिजल्ट लोकसभा में हमारी शक्ति बढ़ी है, और हमारे 5 से सीधे 37 हो गया। वो ना होता तो हमारे 50 सीटें हमारे कैंडिडेट्स के साथ वोटों पर खिलवाड़ी की गई, अंधेरा करके उनके वोट की गिनती गड़बड़ाई गई। नहीं तो आज हमारी स्थिति 50 सीट होती, तब भी आज देश में तीसरी शक्ति के रूप में, और हमारे नेता अखिलेश यादव के प्रति जनता का यकीन, विश्वास, भरोसा बढ़ता जा रहा। और भरोसा दिखाई पड़ेगा 27 में, जब भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और क्लियर कट सरकार हमारी बनेगी। और उत्तर प्रदेश का जो गौरवशाली इतिहास है, उस इतिहास को बढ़ा करके उत्तर प्रदेश के विकास को, सम्मान को, एकता, आपसदारी, भाईचारा को, उत्तर प्रदेश क्या हिंदुस्तान के नक्शे में चमकता दिखाई पड़ेगा। जी, ये भी आपको पता होगा कि अयोध्या से जब से फैजाबाद से जीत कर आए हैं,
बहुत सारे लोग हाय तौबा कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर रोना धोना मचा है, लोग हिंदुओं को गाली दे रहे हैं कि हिंदुओं ने हरा दिया बीजेपी को, जहां राम को लेकर आए हैं हम उनको लेकर आएंगे गाने बज रहे थे, वहां से समाजवादी पार्टी जीत गई। सब पता होगा, सोशल मीडिया पर बहुत हंगामा मचा है। और उसमें यह भी हुआ, मैंने देखा कि एक जगत गुरु परमहंस आचार्य हैं, उन्होंने कह दिया 1-2 महीने में मर जाएंगे अवधेश प्रसाद, अयोध्या में बीजेपी फिर से दोबारा सीट खाली होगी और फिर से चुनाव होगा और बीजेपी जीत लेगी। ये भी आपको पता होगा। ये पता नहीं ऐसे है। ऐसे लोग हैं। ऐसी मेरा तो ध्यान इस देश को की गरीबी दूर करने का, इस देश के संविधान को बचाने का और देश के करोड़ों करोड़ों नौजवानों को नौकरी और सरकार देने का और अच्छा हिंदुस्तान बनाने का मेरी सोच रहा करती। इस तरह की बातों पर नहीं, पता तो चलता होगा ना कि इतना बवाल मचा पड़ा है, जैसे लोग कह रहे हैं, मचा है वहाँ। अब आप लोग जैसे कह रहे हैं तो अरे कोई साधु संत भगवाधारी रो रहा है गला फाड़ कर, वो सब वीडियो वायरल हो रहा है। सबसे बड़ी बात अवधेश जी, हिंदू को गाली दे रहे हैं। प्रभु श्री राम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दें। और लोकतंत्र में जनादेश का सम्मान किया जाता है। ये जनादेश और लोकतंत्र बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बनाया हुआ है, उन्हीं के द्वारा वोट देने का अधिकार मिला है। तो मैं समझता हूँ ये सोच अच्छी नहीं है। ऐसे लोगों को मैं बहुत विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़ कर कहता हूँ कि उन्हें भगवान सद्बुद्धि दें, उनकी विचारधारा बदले, लोकतंत्र का सम्मान करें, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का सम्मान करें और एक महान और आपसदारी हिंदू जिसका भगवान राम ने कल्पना किया है, इस तरह का समाज बनाने में सहयोग दें और भगवान उनको सद्बुद्धि दें। और हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक आप निवेदन करता हूँ कि अपने विचार को बदलें, भगवान सद्बुद्धि लावें। और जहाँ तक कह रहे हो आप कि हमारे मरने का, तो जाको राखे राम, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। तो इसका कोई ये नहीं है, ये किसी के मरने का जीने का सब पहले से ब्रह्मा ने लिख दिया है। उस पर हम ज़्यादा कोई न संज्ञान ले रहे हैं न विचारधारा कर रहे हैं। और मेरे ऊपर भगवान श्री राम की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है, सरजू माई की कृपा है और पीताम्बरा देवी की चर्चा है, माँ कामाख्या देवी की कृपा है और लाखों लाख लोगों का जिन्होंने लगभग 5-6 लाख वोटों से हमें जिताया है, उनकी कृपा है। मेरे जीत के लिए न जाने कितने लोग प्रार्थना करते थे, दुर्दुरिया मानी थी और कथा सुना था। तो जब ऐसे सभी लोगों की मेरे साथ प्रार्थनाएं हैं, आशीर्वाद उनकी है, दुआएं हैं, आशीर्वाद है, उनकी मिन्नतें हैं, तो फिर जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई। हमें तो इस देश को महान बनाना है, हमें तो इस देश को भगवान राम की मर्यादा जो अक्षुण हो गई है उसको कायम करना है। सबको जो सर्वे भवन सुखना सर्वे संतु निर्माण, ये मेरी भावना है। ऐसे लोगों के विचारों से हम कभी उदित नहीं होते हैं। बहुत अच्छी बात कही। मेरा भी आपके प्रति बहुत रिस्पेक्ट सुन के बढ़ रहा है। और जिस फैज़ाबाद लोकसभा सीट से जीत कर आए हैं अवधेश प्रसाद जी, उसका इतिहास ये है कि 1984 के बाद से 2 बार वहाँ से कांग्रेस जीती, 5 बार बीजेपी जीती, 1 बार बीएसपी भी जीती शायद, और समाजवादी पार्टी 1998 भी जीती थी, मित्रसेन यादव जीते थे, हालांकि वो 2 अलग अलग दलों से भी जीते, ठीक है, लेकिन जीते। तो लंबे अरसे बाद वहाँ से आप मतलब 10 साल बाद, और समाजवादी पार्टी के हिसाब से देखें 98 के बाद आप सीधे देखें तो 25 साल बाद 26 साल बाद समाजवादी पार्टी जीती। तो मैं आपसे ये समझना चाहूँगा अवधेश जी, जहाँ पूरी इतनी ताकत लगी थी मोदी योगी की, जिसका जिक्र किया आप, इतने मुख्यमंत्री आ रहे हैं लगातार और सब पैसा संसाधन मशीनरी, वहाँ आप जीते, तो जनता का आशीर्वाद था, सब कुछ था, लेकिन इसके अलावा क्या था? उनसे नाराज़गी भी कोई होगी, जैसे कहा गया वहाँ घर उजारे गए, बहुत सारी वहाँ ऐसी चीज़ें हुई जिससे लोगों में नाराज़गी थी, महंगाई बेरोजगारी तो था ही। हाँ, एक कारण ये भी है कि एक तो लोगों के घरों को उजाड़ा गया और ज़मीनें ली गई, मुआवजा नहीं दिया गया, और मुआवजा कहीं दिया गया तो बहुत कम दिया गया, और हज़ारों लोगों को बेघर किया गया, और किसानों की करोड़ों
बेशुमार मूल्य की ज़मीनें ली गई और लोगों को प्रताड़ित किया गया, बेघर किया गया। ये तमाम ऐसे कारण किए गए हैं। किसानों की ज़मीन जो 10 किलोमीटर दूरी पे है उस पर कहा फलानी योजना, धमाकी योजना। तमाम ऐसे गांव हैं जहां से हम 7 बार विधायक रहे हैं, ऐसे भी गांव शामिल हैं। ददेरा है, परसपुर है, किशुनदासपुर है, बरटा माझा, ये अयोध्या विधानसभा। तो ऐसे तमाम लोग हैं। और ये कि किसी को गाली देना, ये तमाम लोग ऐसे हैं जो राम प्रेमी हैं। चैत्र राम नवमी और क्या कहते हैं कार्तिक का नहान और 14 कुशी परिक्रमा में लाखों लाख लोग, वो गरीब लोग आते हैं, गांव के लोग आते हैं। और तमाम उसमें मोर देन 85% लोग शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड के होते हैं जो राम के प्रति असली आस्थावान है। लाखों लाख वो लोग आते हैं, वहीं मंदिरों में जाते हैं, अपना कोई घी चढ़ाता है, कोई पैसा चढ़ाता है, कोई राशन देता है, सब देता है। और जो ये गाली दे रहे हैं इनके बारे में हमें कुछ कहना नहीं है, केवल इतना कहना है कि भगवान उनको सद्बुद्धि दें। और ये असली राम भक्त नहीं हैं, ये तो अयोध्या में सैर सपाटा करने वाले आदमी थे। असली राम भक्त को अगर देखना है तो 14 कसी परिक्रमा में देखिए, कार्तिक के नहान में देखिए, चैत्र राम नवमी देखिए। लाखों लाख लोग आते हैं, पैर में जूते नहीं है, चप्पल नहीं है, ठीक कपड़े नहीं है, माँ सरजू माँ नहान करते, डुबकी लगाते। असली राम भक्त वो हैं। ये तो सियासत करने वाले लोग हैं जो और राम के नाम पर ये राजनीति तो कर रहे हैं। सियासत करने वाले लोग हैं जो राम के नाम पर इधर उधर नरगल बातें कर रहे हैं। इनकी बातों में कोई बल नहीं। अब थोड़ा हम अतीत की बात करें। आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने पढ़ा कि आप जब आप बताइएगा कि सही है कि नहीं, मैंने बीबीसी में शायद है ठीक कि है। 10वीं पास करने के बाद आप किसी सांसद के पास अपनी फीस माफ़ करवाने के लिए दस्तखत करवाने गए थे, तो उन सांसद का व्यवहार ठीक नहीं था और उसके बाद आपने क्या किया, आप बताइए वो कहानी क्या है। इतना मैंने कहीं ऐसा पढ़ा। था हाँ कि मैं 11वीं दर्जे का स्टूडेंट था और नाग पंचमी का त्यौहार था। हम अपने मामा जो थाना रोना के पास शेखपुर है, मामा के घर से ये घुघरी, चना और गेहूं की घुघरी खाकर हमारी मामी परागा देवी ने पूज्य, आज दुनिया में नहीं है, उन्होंने एक गिलास दूध दिया और एक कटोरी दिया, कहा बेटा जाओ ये खा लो, दूध पी लो, जाओ दस्तखत करा लो। तो फैजाबाद हम दस्तखत कराने गए। अब बात करते रहे। हाँ। तो सांसद जी के यहाँ गए, नाम नहीं बताएंगे, नाम लेना ठीक नहीं नहीं है। कोई बात नहीं। हाँ। तो सांसद जी नहीं थे, उनके आदरणीय पिताजी थे, उन्होंने मुझे अटेंड किया, बड़ा सम्मान किया, मेरा नाम लिखा, मेरे पिताजी का नाम, मेरे बाबा का नाम लिखा, बड़ी तारीफ़ किया और मैं बड़े आदर सम्मान के बैठाया, हमें घुघरी खिलाया और बड़ा अपनी डायरी में नाम लिखा। कहा भैया अभी नहीं है, गए हैं बंगला हमारे शहर गए, आएंगे। तो आ गए माननीय सांसद जी। तो मैंने कहा बाबूजी मैं वजीफ़ा का फार्म लाया हूँ, इस पर दस्तखत करना। कहें भाई मैं आपको तो जानता नहीं। मैंने कहा हमारी रिश्तेदारी है एक, हमारी बहन ब्याही है बिखनापुर में, वहाँ आप जाते आते हैं, हमने देखा है, तो कहिए तो बुला लें, कहीं बुला लें। तो आए प्रधान जी, कहीं बाबू ऐसा है दस्तखतिया कर दो। कहीं भाई हम तो इनको जानते नहीं। तो उन्होंने कहा इनकी 3 बहनें हमारे यहाँ ब्याही हैं। कहीं भाई हमारे यहाँ तो ब्याही है नहीं, हमारे यहाँ ब्याही होते तब तो हम कर देते। तो ये बात हमें अच्छी नहीं लगी, तो हमने फार्म फाड़ के फेंक दिया और चले आए। तो बगल में तालाब एक है, उसी तालाब में मैं एटलस गाड़ी थी, गाड़ी माने ये साइकिल, हाँ। साइकिल को उठा दिया और आम के पेड़ के नीचे एक बदामी कागज कापी चलती थी पहले, बदामी, उस कापी निकाला, उसमें लिखा अवधेश प्रसाद MA LLB एडवोकेट MP गृह मंत्री भारत सरकार। गजब। और मैं
अब वजीफ़ा लेकर नहीं पढ़ूँगा, फीस माफ़ करके नहीं पढ़ूँगा, और हमारे बाल बच्चे होंगे तो मैं वजीफ़ा के द्वारा नहीं पढ़ाऊँगा, फीस माफ़ करके बच्चों को नहीं पढ़ाऊँगा। अवधेश प्रसाद। ये 11वीं का स्टूडेंट लिख देता है। हाँ, 11 में व्हेन आई वाज द स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास, और मेरा कॉलेज था आरडी इंटर कॉलेज सुचितागंज, आरडी इंटर कॉलेज सुचितागंज, जहाँ का मैं स्टूडेंट था। नाग पंचमी का त्यौहार था, उस दिन मैंने लिखा था। तो भगवान की कृपा से अब गृह मंत्री खाली नहीं बने, बाकी तो सब बन प्रभु गए। श्री राम की कृपा से 9 बार के एमएलए हो गए, 6 बार के मंत्री हो गए, 4 बार कैबिनेट मंत्री, माननीय आदरणीय चौधरी चरण सिंह की कृपा से, आदरणीय मुलायम सिंह जी की कृपा से, आदरणीय अखिलेश जी की कृपा से, और आदरणीय सभी देवतुल्य जनता की कृपा से, और भगवान श्री रामचंद्र, प्रभु श्री रामचंद्र, हनुमान जी, और सांसद, आपने सांसद इसमें लिखा था, सांसद भी बनी गए आखिर में लिखा इस उम्र में। तो मैंने लिखा था। हाँ। और काश मेरे पास वो बदामी कागज होता। कागज हो, किताब होती, कापी होती, तो मैं पूरे देश को आज दिखा देता, और देश तब समझता कि उस समय व्हेन ही वाज सिंपली स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास, और इतनी बड़ी बात लिख दिया। और प्रभु श्री राम की कृपा से हम 77 में एमएलए हुए, मिनिस्टर हुए, हमारे बच्चे तब पैदा हुए। तो जब कोई मिनिस्टर होता है, एमएलए होता है, तो ना तो वजीफा पाएगा और ना वो फीस माफ़ कराएगा। और मैं समाज कल्याण का मंत्री हो गया, तो समाज कल्याण मंत्री होने के नाते क्या अपने बच्चों को फीस माफ़ करा सकता था, क्या वजीफा ले सकता था? और सिलसिला चलता रहा। तो प्रभु श्री राम की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से हमारी वो भी बात सत्य होती गई कि हम फीस नहीं। और एक जो आपने लिखा कि सांसद, मतलब एलएलबी, एडवोकेट, विधायक, सांसद, तो आखिर में सांसद भी इस उम्र के पड़ाव पर बन गए। एमए, हाँ, एलएलबी, हाँ, एमए, एलएलबी, एडवोकेट, एमपी, गृह मंत्री, भारत सरकार। बस वही गृह मंत्री बचा है अब प्रभु श्री राम की कृपा होगी, अच्छा, हनुमान जी की कृपा होगी, देवी देवताओं की, जनता जनार्दन की कृपा होगी, तो वो भी पूरा हो जाएगा। एक बड़ी इनसे रेस्पेक्ट हो गई मेरी एक बात सुनकर, जो इन्होंने कहा कि 45 या 47 साल में एक पार्टी, एक झंडा, एक नेता। हाँ, यस। ऐसे लोग खोजना भारतीय राजनीति में आज के दौर में बहुत मुश्किल है कि 40-45 साल तक एक ही पार्टी से टिका रहा, 9 बार विधायक बने जैसा कि उन्होंने बताया, 6 बार मंत्री बने। तो ये कभी आपको लगा नहीं कि पार्टी बदलें? पार्टी एक स्थिति ये आ गई कि 2022 में आप भी हार गए, उधर 47 सीटें अखिलेश को, कई बार पार्टी का दुर्दिन भी हुआ, तो कभी लगा नहीं? ऐसा है, दुर्दिन तो यहाँ तक हुआ, इस देश में आपातकाल लगा था 75 में, सारा देश कैद खाना हो गया था, मैं गिरफ्तार हो गया, सारा देश, चौधरी साहब ने गिरफ्तार हुए, आदरणीय नेताजी गिरफ्तार हुए, सारे देश के नेता, हम भी गिरफ्तार हुए। और यहाँ तक कि जेल में रहते हुए, मैं फैजाबाद और लखनऊ जेल में रहते हुए मेरी माँ आई थी, और वहाँ का डिप्टी जेलर गेरा था, उसने अब सब किया, मिलने के लिए आई थी। तो हमारी माँ ने कहा कि दिमाग तुम्हारा खराब है, ये मेरा बेटा चोरी डकैती में नहीं आया है, जनता की भलाई में आया है, यही मेरा बेटा निकल करके किसी दिन तुम्हारे दिमाग को ठीक करेगा। और उसी दिन मेरी माँ गई और शाम को लोगों को मिठाइयाँ बाँटी, केला बाँटे, सिंघाड़ा बाँटा। लोगों ने यहाँ तक कहा भैया क्या छूट गए? कहीं भैया छूटे तो नहीं, लेकिन भैया का देश दुनिया में नाम होगा। और उसी दिन एक लड़के की बर्थ था, बच्चा पैदा, सोहर गाया जाता है, सोहर गाई, और 11 बजे कहीं हम जा रही हैं, गिरी मर गई। सवेरे बाबूराम रोते हुए आए, यादव की दादी मर गई। अरे हमने कहा ड्रामा करते हो, कल तो हंसती हुई गई हैं। और इतना खुश थी जब जेल में, कचहरी से जेल में, हमने कहा, जब जेलर ने उनको बदतमीजी किया तो हमने कहा अम्मा चलो कचहरी आज हमारी है, वहीं आओ। तो वहाँ हम गए, और जब हम अपनी माँ से अलग होने लगे और पुलिस के घेरे में जाने लगे,
तो अपनी माँ को इतना खुश पाया, इतना खुश पाया कि मुझे ताज्जुब हुआ। मैंने जेल में साथियों से कहा कि भाई हम जेल में आ रहे हैं पुलिस घेरे में, हमारी माँ तो इतनी खुश थी, थोड़ा सा इधर खिसक के आप आराम से बैठिए, आराम से बैठिए। उनके चेहरों पर इतनी चमक थी कि मैंने जिंदगी में इतनी चमक नहीं देखा था। तो ये आज मुझे इस बात का गम है कि मैं जेल में हूँ और मेरी माँ है और मैं जेल जा रहा हूँ। माँ को दुखित होना चाहिए था, लेकिन मेरी माँ बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। मेरे पास अगर कैमरा होता तो खींच देता, पूरे देश को दिखा देता कि मेरी माँ मेरे भविष्य के बारे में जानती थी, इसलिए शी वॉज वेरी हैप्पी। ये भी हुआ था कि आप जेपी आंदोलन के समय या कभी ऐसा हुआ कि कोई सियासी ड्यूटी थी या कुछ और आपके फादर की डेथ हो गई और आप देखने नहीं जा पाए शायद? यस, वो क्या कहानी थी? वो ये भी मैंने ऐसा कहीं था कि हम जेल में थे, माँ हमारी मिलने आई थी और मिलकर खुशी गई। गांव में लड्डू बांटी, सिंघाड़ा बांटी और लोगों ने कहा कि क्या भैया छूट गए? कहा नहीं भाई छूटे तो नहीं, लेकिन बहुत अच्छा नाम होगा देश दुनिया में उनका। और उसी दिन डेथ हो गई। 4 दिन तक मेरी माँ की लाश रखी रह गई। अच्छा, मदर की कहानी है। अच्छा, मतलब लाश ये किस साल? इमरजेंसी के समय? इमरजेंसी में 75 में। और मुझे छोड़ा नहीं गया। चेन्नई रेड्डी वाज द गवर्नर। लोगों ने किया कि तो पता लगा कि नहीं, गवर्नर साहब ने कहा कि इमरजेंसी थी, लगी नहीं छूटेंगे। न्यायालय से हमारे शुभचिंतक एडवोकेट्स ने, सीनियर ने अप्लाई किया बेल के लिए और वो कि छोड़ दिया जाए पैरोल पर। तो तीसरे दिन बेल हुई हमारी, शाम हो गई। मैं गांव पे गया और ये शर्त रखी गई कि जेल में जाएंगे, कहीं इधर उधर नहीं जाएं, जेल से जाएं गांव, शमशान घाट जाएंगे और सीधे जेल आएंगे। तो मैं 11 बजे रात को पहुंचा। तो नवंबर का महीना था। फावड़ा लिया, माँ समाधि पर गए, देखा तो उनका बाल दिखाई पड़ा। तो मेरी हिम्मत नहीं है, फावड़ा होकर के छोड़ के चले आए जेल पे। जेल पे हम रात को पहुँचे, जाड़े का किस महीना जेल था। में थे उस समय? फैजाबाद की। फैजाबाद जेल में। तो हमें अंदर जेल में नहीं लिया गया और एक सदरी थी, कॉटन पैजामा था, कुर्ता था। जाड़ा लगा, सवेरे सबसे बताया कि भाई हम बाहर जेल में खड़े रहे, आज हम अंदर नहीं लिए गए। हड़ताल हो गई जेल में, सब जेल बंदी थे, सब राजनीतिक बंदी थे। कोई चाय नहीं लिया, खाना नहीं लिया। तो तीसरे दिन मुझे फिर उस दिन फिर मुझे फांसी गारद में बंद कर दिया गया। रात में मुझे फांसी गारद में बंद था, जहाँ न बैठ सकता था, न उठ सकता, न पेशाब कर सकता। उसके बाद फिर और बढ़ गया तो मुझे लखनऊ जेल भेजा गया। लखनऊ जेल में जो है वहाँ रहे तमाम तो नेता। इमरजेंसी के दौरान कितने महीने? 20-22 महीने पूरा जेल में रहे, पूरी इमरजेंसी के समय? एग्जैक्ट तो याद हमें नहीं है, लेकिन लंबे समय तक जेल में। फैजाबाद और लखनऊ जेल में रहे। और उसके बाद मैंने अप्लाई भी किया हाई कोर्ट से बेल। और मैंने ये भी कहा कि मैं स्वयं एडवोकेट हूँ, मैं अपने मुकदमे स्वयं आर्गू करूँगा। और गया और FIR के बारे में मैंने कहा कि माय लॉर्ड, ये FIR कितनी झूठी है कि मुझे दिखाया गया कि भागने में सफल हुए और मेरे साथ एक ऐसे सज्जन का नाम साधु को लिया गया, उनको भागने में सफल दिखाया गया। तो उनको तलब कर लिया जाए। तो दूध का दूध, पानी का पानी, कहन कैसा आओ आए। तो उनका ये कटा था दोनों, ये दोनों कटा था। तो एक आदमी इधर से पकड़ के दूसरे लाया। तो मैंने कहा माय लॉर्ड, देखें यही सज्जन है जो भागने में सफल हुए, हम गिरफ्तार हुए, लायक पुरुष हमको गिरफ्तार कर लिया और इनको तो इसी पे मेरी बेल हो गई। बेल हो गई। बड़ा इंटरेस्टिंग है सब कहानी। उसके बाद फिर मुझे जेल में बंद कर दिया गया। और मैं अपने को इस बात के लिए अभागा मानता हूँ कि मैं अपनी माँ का, अपने पिताजी का दर्शन नहीं कर पाया। पिताजी चौधरी साहब थे, शरद यादव जी
अमेठी से लड़ रहे थे, राजीव गांधी या संजय गांधी को। संजय गांधी के खिलाफ, राजीव गांधी के खिलाफ 81 में। चौधरी साहब आए, हमें लिए, गाड़ी पे बैठाए, अवधेश तुम आना नहीं, चुनाव ख़त्म हो जाएगा तब तुम आना। तो उस समय बैलेट से होता था, 7-7 दिन 6-6 दिन काउंटिंग होती थी। तो काउंटिंग के लिए मैंने अपने को एजेंट बनवा थे, काउंटिंग एजेंट, और सुबह काउंटिंग होनी है। तो वहाँ के सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि आपके पिताजी का निधन हो गया। शाम को 7-8 बजे मैं बड़े धर्म संकट में पड़ गया कि कल से काउंटिंग होनी है सुबह 8 बजे से, और हम चले जाएंगे तो हज़ारों हजार वोट खाली रहेगा। तो मैंने सोचा कि हाँ, यही मुझे याद था, इसलिए मैंने उससे कहा मुझे सोचा कि सियासी ड्यूटी पर थे। जिस बाप ने मुझे पैदा किया था वो तो ख़त्म हो गए, लेकिन राजनीतिक पिता सिद्धेश चौधरी चरण सिंह ने आदेश दिया है तो मैं उसका पालन करूँगा। तो हमारे तमाम नेताओं ने उस समय, महिपाल शास्त्री जी नेता प्रतिपक्ष थे, बाद में गवर्नर भी हुए थे, तो उनको गाड़ी मिल का उद्देश्य चले जाओ पिताजी का, और हमारी गाड़ी वहाँ है रायबरेली में है, उससे जाओ आपके, लेकिन हम नहीं गए। और काउंटिंग में 7-8 दिन, बीच में लाठी चार्ज भी हुआ काउंटिंग में, लेकिन हम 10-12 दिन के बाद डटे रहे और 12 दिन बाद गए, जबकि मेरे बाप का दाह संस्कार भी हो गया था। जो सिस्टम है 13 बरखी का वो भी हो गया। तो ना अपने बाप को देख पाए, कंधा लगा पाए, ना माँ को देख पाए। ये मेरे जीवन का हमेशा हमेशा मुझे याद रहेगा, मलाल रहेगा। लेकिन मैंने अपने उसूलों पर, अपने नेताओं के आदेशों का अक्षरशः पालन किया, जिसको शायद आज के समय में ये कहा जाए तो सबको विश्वास नहीं होगा। अब एक सवाल आखिरी, मुलायम सिंह यादव को आप बहुत उनको आप गुरु मानते हैं राजनीतिक तौर पर, या मुलायम सिंह यादव के साथ जो समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई उस दौर से आप जुड़े रहे, ये सही है? तो एक तरह से सियासी तौर पर इतना लंबा रिश्ता आपका समाजवादी पार्टी से रहा, उस रिश्ते में मुलायम सिंह यादव से आपकी जो अंडरस्टैंडिंग रही और अखिलेश यादव से जो आपकी अंडरस्टैंडिंग रही, इसमें कुछ बदलाव आया? क्योंकि जनरेशनल चेंज हो गया। नो डाउट ऐसा है कि हम फर्क नहीं पा रहे हैं। जो सम्मान आदर आदरणीय नेताजी देते थे, और उनके न रहने के बाद तो माननीय अखिलेश जी, आप देख रहे होंगे विधानसभा में बगल बैठाते हैं। कलकत्ता राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक थी, अपने साथ हवाई जहाज़ में लेकर गए, अलग मैंने टिकट ले रखा था, लेकिन उनको मेरे बगल बैठो, और 3 दिन तक अधिवेशन चला, अपनी बगल बैठाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठाए, और जहाँ भी जाते हैं तो हमें ले जाते हैं। और अयोध्या जैसी महत्वपूर्ण सीट, 54 फैजाबाद, जिसकी तरफ दुनिया की निगाहें लगी थी, जो आज दुनिया में चर्चित है, जो सामान्य सीट है, आज़ादी के 77 साल में आज तक किसी पार्टी ने हिम्मत नहीं किया इस सीट पर किसी शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट को लड़ने को। उन्होंने मुझ पर विश्वास करके, मेरे मतदाताओं पर विश्वास करके उन्होंने बताया, हमने हिसाब किताब लगा लिया है, आपकी बिरादरी का इतना वोट है, आपका इतना वोट है कि आप जीतोगे, और आपके मुकाबले कोई भी लड़ेगा तो हारेगा। आपके जीतने से समाजवादी पार्टी मजबूत होगी, हम मजबूत होंगे। एक इंटरेस्टिंग हो गया था कि भाषण दे रहे थे और भाषण में आपको कह दिए पूर्व विधायक, फिर बताया गया नहीं मौजूदा विधायक, तो उन्होंने कहा मैंने जानबूझ के बोला क्योंकि अब सांसद होने वाले हैं। इट वाज हिज कॉन्फिडेंस, हाँ, इट वाज हिज कॉन्फिडेंस। और उनका कॉन्फिडेंस तो 6 महीने पहले से ही था। मुझे कहे थे कि हमने हिसाब किताब लगा दिया है, आपकी बिरादरी का इतना वोट है, इनका इतना वोट, इतना वोट है, आप ही चुनाव जीतेंगे और भाजपा का कोई भी लड़ेगा तो आपके मुकाबले हारेगा, और आप जीतेंगे तो समाजवादी पार्टी मजबूत होगी, हम मजबूत होंगे, और समाजवादी पार्टी की जड़ें गहरी होंगी। ये तो 6 महीने पहले कहा था, और वही भाव जब आए थे तब व्यक्त कर दिया। आखिरी सवाल,
कि हर आदमी का एक अनफिनिश्ड टास्क होता है, अनफिनिश्ड एजेंडा या ख्वाहिश, अधूरी ख्वाहिश। चूँकि आपकी उम्र अब 80 होने वाली है, 9 बार विधायक और उसके बाद सांसद, तो कुछ ऐसी ख्वाहिश जो अधूरी है जो आपको लगता है पूरी हो। मेरी सारी ख्वाहिश पूरी होगी। मेरी ख्वाहिश, अभी तो हमारी ज़िंदगी बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। हाँ 100 से ज़्यादा, समझिए। भगवान करे आपकी लंबी उम्र हो। तो मेरी ख्वाहिश जो है कि एक खुशहाल राष्ट्र बने, एक मजबूत राष्ट्र बने, जिसका सपना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दिया था, जिसका सपना बाबा डॉक्टर साहब राम अम्बेडकर का भी था, मनोहर लोहिया ने दिया था, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिसका सपना इस देश के असंख्य शहीदों ने, अमर शहीदों ने देखा था, जिसका सपना वीरांगना उदा देवी पासी ने किया था, 36 अंग्रेजों को मार गिराया था, 36 पीपल के पेड़ पर चढ़ करके ठाए 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 36 अंग्रेज देश को आज़ाद करने, और तमाम हमारे अमर शहीदों ने किया था, झलकारी बाई ने, वीरांगना झलकारी बाई। बिल्कुल। तो उनका सपना अधूरा है। उस सपने को, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो मर्यादाएं थी, जिसमें कल्पना थी, मान्यता थी, दैविक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हो न व्यापा। तो भारतीय जनता पार्टी के राज में उनकी मान्यताएं विकृत हो गई हैं। तो इन सारी मान्यताओं को पूरा करना, देश को खुशहाल करना, और देश के जो अमर सपूतों का और वरिष्ठ नेताओं का जो सपना था, उसको वो पूरा सपना साकार हो जाए और एक मजबूत राष्ट्र, खुशहाल राष्ट्र बने। इसके लिए मैं सारी ज़िंदगी, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान कोई टच न कर पावे, आरक्षण कोई टच न कर पावे, इस तरह के तमाम सपने और संकल्प के साथ मैं सतत संघर्ष करता रहूँगा, और परमपिता परमात्मा की कृपा से ये मेरे सपने पूरे होंगे। बहुत बड़ी बात। देखिए 80 के होने वाले हैं, हौसला इतना इन्होंने कहा, मैं 45 का लगता हूँ, मन को मानता हूँ। नो डाउट। सतत संघर्ष करता रहूंगा अनवरत, 100 तो मान के चलते। मैं भी दुआ करूंगा कि शतक पार तो आप करें, कम से कम, कम से कम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर पूरे देश की नज़र आपकी जीत पर थी, जीत पर है, और आप अप्रत्याशित आने जीत के वाले साथ आप दिनों दिल्ली में आए। भी अप्रत्याशित उपलब्धि होगी, जरूर हो, जरूर आपके नाम दर्ज हो, उपलब्धि होगी, जरूर होगी। हम श्री राम तो नहीं हो पाएंगे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं हो पाएंगे, लेकिन कुछ ऐसा काम होगा, कुछ ऐसा काम होगा, जरूर होगा, हजारों साल तक लोग याद करेंगे। जरूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा बहुत- काम होगा, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा काम होगा, बहुत शुक्रिया। विकास का काम होगा, आपसदारी का काम होगा, भाईचारा का काम होगा, बेरोजगारी हटाने का काम होगा। ये सारे काम होंगे, देश याद करेगा, आप याद करोगे। बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।